नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस विद अस में। और मैं हूं पंकज। करंट अफेयर की सीरीज़ हमारी कॉन्टिन्यूअस है, जिसमें हम आने वाले आगामी परीक्षाओं के बारे में करंट अफेयर से आपसे रूबरू कराते हैं। हमारे यहाँ पे जो करंट अफेयर होती है वो मेनली आप ये द हिंदू न्यूज़पेपर से ली गई होती है। तो जो द हिंदू न्यूज़पेपर से आपकी यूपीपीएससी, यूपीएससी या स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें जो भी आपकी करंट अफेयर बनती है वो आपको हम यहाँ पे दर्शाते हैं। तो मेनली करंट अफेयर ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिले आपके एग्ज़ाम में, ना कि ऐसी होनी चाहिए कि जो बहुत ही ज़्यादा बल्कि हो, यानी कि ढेर सारी करंट अफेयर तो आपने लर्निंग कर ली लेकिन आपके एग्ज़ाम में कुछ भी आने को नहीं है। तो ऐसी करंट अफेयर से बचिए। मोस्टली ये जो आपके रिसोर्सेस हैं, मैं आपके रिसोर्सेस से रिसोर्सेस निकाल रहा हूँ। एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए, चाहे आपका द हिंदू हो गया, वहाँ से न्यूज़ ले रहा हूँ, फिर चाहे आपकी कई सारी वेबसाइट्स हैं जैसे ध्येय आईएएस, आपकी दृष्टि आईएएस, आपकी विजन आईएएस, यानी कि जो आईएएस के आपकी साइट्स हैं, आप वहाँ पे जाके इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं उनके लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके इनको आप डिटेल में पढ़िए। लेकिन अगर आप समरी चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन है आपको मिल सकें। अब समरी कहने का मतलब है मेरा कि आप वहाँ पे जाइए, बेशक जाइए, वहाँ पे पढ़िए, वहाँ पे डेप्थ में दे रखा होता है। पर अगर आप सिर्फ प्री के लिए अभी फोकस कर रहे हैं, सिर्फ प्री के लिए, तो आपको यहाँ से पढ़ के जाना होगा। मेनली क्यों? क्योंकि प्री में आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको सिर्फ टिक करना होता है और समझ के टिक करना होता है कि क्या आपके फैक्ट हैं, यानी कि फैक्चुअल क्वेश्चंस जो होते हैं आपके बनते हैं प्री में। और जो मेन होता है उसके लिए आप बिल्कुल ही वेबसाइट्स को विजिट करिए। जितना आपके पास डाटा होगा उतना ही आप डेटा लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको उन वेबसाइट्स पर जाना होगा और वहाँ से आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी ज्वाइन करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और प्री के लिए आपको यहीं से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा हम आपको निचोड़ दे देंगे। और अगर आप फिर भी जाना चाहें तो ऑब्वियसली जाइए, क्योंकि वहीं से सारा रिसोर्स लिया गया है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की हमारी करंट अफेयर। तो करंट अफेयर बेसिकली हमारी ये जो रहेगी आसपास के ही दिनों की रहेगी। ठीक है, कोई डे टू डे की भी हो सकती है और आसपास के दिनों की भी हो सकती है। तो मेनली हम शुरू कर रहे हैं पहला पॉइंट, और पहला पॉइंट है हमारे पास द रिपोर्ट ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन, देखिए आपको क्वेश्चन बन सकता है फाइनेंस कमीशन क्या है। तो फाइनेंस कमीशन क्या है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। एक मिनट रुकिए। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बनेगा कि 15th फाइनेंस कमीशन आपका क्या है। क्योंकि 15th फाइनेंस कमीशन भी आपकी शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से पूछा जा सकता है FFC, या सीधे ही लिखा हो सकता है FC। तो FC का मीन्स है फाइनेंस कमीशन। तो क्वेश्चन बनेगा जो फाइनेंस कमीशन है ये कैसी बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन बन सकता है। डायरेक्ट ही आपका UPSC में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो जो फाइनेंस कमिश्नर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आपकी फाइनेंस कमीशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पहला की पॉइंट आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है, लेकिन ये फॉर्म कौन करता है? प्रेसिडेंट फॉर्म करते हैं टू कीप सजेशन ऑन सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। तो फाइनेंस कमीशन मेनली सेंटर स्टेट के फाइनेंस जो रिलेशन होते हैं उन पर वर्क करता है। अगर हम बोलें किस तरह से रिलेशन होते हैं, तो जैसे फाइनेंस कमीशन जो होता है वो ये देखता है कि यहाँ पर कितना पैसा, यानी कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया गया है, कितना टैक्स कलेक्ट किया गया है। क्योंकि जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो टैक्स सीधे ही जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ हिस्सा स्टेट को देती है। तो ताकि स्टेट के परफॉर्मेंस के ऊपर ये जो रेवेन्यू होता है उनको दिया जाता है। क्या क्या उसके क्राइटेरिया हैं वो हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो FFC वॉज मैंडेटेड टू सबमिट 2 रिपोर्ट्स, और इस बार इसने 2 रिपोर्ट सबमिट की हैं। पहली रिपोर्ट जो सबमिट की है वो 2021 के लिए रिपोर्ट सबमिट की है,
और जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट की है वो 2021-22 के लिए सॉरी, और दूसरी रिपोर्ट जो है 25 to 26, यानी कि जो रिपोर्ट सबमिट करता है ये 5 सालों की रिपोर्ट सबमिट करता है। वैसे तो मैं बता दूं, इसको रिपोर्ट जो सबमिट करनी चाहिए थी 2021 के लिए रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए थी, लेकिन इसने 2021 के लिए जो रिपोर्ट सबमिट नहीं की ड्यू टू द कोरोना वायरस, और उसके बाद ये अब 1 साल के लिए इसने आगे बढ़ा दिया, और इसकी जो रिपोर्ट आई है 21 से लेकर 21 to 22 से लेकर 25 to 26 तक लेकर, तो ऐसे समझ सकते हैं 21 से 25 तक। या देखिए फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ये आप कंफ्यूज हो रहे होंगे 21 to 22 कैसे है, 25 to 26 कैसे है। तो जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो आपका 31 मार्च को ख़त्म होता है, ठीक है, और शुरू कब होता है 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को जो शुरू होता है तो उसमें ज़रा ध्यान दीजिए कि अप्रैल से और मई के बीच में पूरे 2 साल हो जाते हैं भाई। अप्रैल से शुरू होता है, जैसे ये 21 चल रहा है, ठीक है, अप्रैल में शुरू हो रहा है, और जो 31 मई आएगा इसका लास्ट मंथ आएगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर तो यही गिनता है कि मेरा लास्ट डे कब होगा फाइनेंशियल ईयर का ख़त्म होने का 31 मार्च, तो ये हो जाएगा 2022, ठीक है। तो इसलिए इसको ऐसे कहा जाता है 21-22, और ये 5 सालों के लिए कब तक चलेगा 25 to 26 तक, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे इसको। फिर उसके बाद इसमें देखिए द टर्म रेफरेंस टू द FFC इंक्लूड द परफॉर्मेंस इनिशिएटिव फॉर स्टेट्स, और मैंने जब इससे बताया है कि जो सेंटर स्टेट का रिलेशन जो है और इसमें टैक्स कैसे डिवाइड होगा, कैसे बांटा जाएगा, ये सब बताया गया है कुछ क्राइटेरिया के ऊपर, कि पावर सेक्टर्स के ऊपर कितना दिया जाएगा, एडॉप्शन के ऊपर कितना दिया जाएगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर कितना दिया जाएगा, कितना कितना खर्चा आपका यहाँ पे किया जाना चाहिए, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, डिफेंस हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी मतलब देखी जाती हैं। तो मेन पॉइंट ये नहीं है, मेन पॉइंट आपका जो भी आपको ब्लैक कलर से नज़र आ रहा है वो आपके मेन पॉइंट है, इन्हें आप नोट डाउन भी कर सकते हैं अपने जो यहाँ पे भी आप इनके नोट्स बना रहे हो। देखिए की रिकमेंडेशंस क्या होती हैं, तो पहला है जो फाइनेंस कमीशन है, इसने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी हैं। वर्टिकल आपका डिवोल्यूशन, वर्टिकल डिवोल्यूशन मीन्स है यानी कि कुछ आरक्षण, यानी कि कैसे कैसे बांटा जाएगा। तो 41% ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ द यूनियन टैक्सेस शुड बी शेयर विद द स्टेट एज अगेंस्ट द प्रेजेंट 42। तो जो यूनियन टैक्स है, यानी कि जो भी यूनियन टैक्स कलेक्ट करती है, जैसे जो टोल्स होते हैं, टोल प्लाजा पे टोल जो इकट्ठा होता है वो टैक्स के फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है, उसका 40% जो है प्रेजेंट में चल रहा है, लेकिन जो दिया गया है रिपोर्ट में वो कहा गया है कि इसको 41% दिया जाए। कितना दिया जाए 41%, ठीक है। तो 41%, ये बात आपको याद रखनी है, कितना देने की बात कही है इसने 41%, एंड 1% ऑफ द नेट, यहाँ पे दे रखिए 1% ऑफ द नेट, 1% क्या देगा आपको, 1% of the net proceed of the union tax should be retained for finance and requirement of newly formed UTs of Jammu and Kashmir। देखिए अब ये 41% दे दिया जाए, देना तो चाहिए 42%, ऐसा नहीं है कि कम कर दिया जाएगा, ठीक है, देना चाहिए था 42%, तो 42 पूरा क्यों नहीं दिया गया, ये कम क्यों कर दिया गया। ये जो 41% है ये तो दिया जाएगा स्टेट्स को। अभी दो जो हमारी यूटीज़ बनी है, यूटीज़ जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनको बाकी का 1% रिमेनिंग दिया जाएगा, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 42%, ठीक है। क्योंकि जो 42% अगर देखें तो 42% अभी तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दिया जाता था। ज़रा ध्यान से देखिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले हमारे एक स्टेट थे, तो स्टेट के अकॉर्डिंग इनको भी कुछ परसेंट दिया जाता था, ठीक है, कुछ परसेंट इनको भी दिया जाता था। तो वही परसेंट जो 41% है उसका 1% जो है, यानी 42 में 1% जो है ये जम्मू कश्मीर को वही दिया जा रहा है, कोई एक्स्ट्रा नहीं दिया जा रहा है, ना ही कुछ कम किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैथ के नज़रिए से देखेंगे तब तो बहुत ही लोचा है। चलिए फिर देखते हैं हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। हॉरिजॉन्टल कैसे डिवाइड किया गया है, क्या किसको मिलेगा। तो हॉरिजॉन्टल शेयर ऑफ टैक्सेस इज द शेयर ऑफ ईच स्टेट फ्रॉम द डिविजल पूल ऑफ टैक्सेस विच इज़ डिवॉल्व्ड।
क्या क्या डेवोल्यूशन हो सकते हैं, किस किस फॉर्मूले पे डिवॉल्व होते हैं, यानी कि कौन कौन से क्राइटेरिया पे किसको किसको कितना मिलेगा। ठीक है, 41% तो सबको ही मिलेगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है ये इनके क्राइटेरिया बेसिस पे कि कैसे वर्क कर रहे हैं। जो स्टेट जैसा वर्क करता है उसको ऐसा वैसा पैसा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं, ठीक है, तो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नीड, यानी कि कैसी नीड है, एंड परफॉर्मेंस ओवरऑल द फार्मूला इज फॉलोज। क्या क्या होते हैं, जैसे इनकम, इनकम डिस्टेंस, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, पॉपुलेशन, एरिया, फॉरेस्ट इकोलॉजी, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट। तो ये सभी जो होते हैं ये पॉइंट्स होते हैं। आपके क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन है इन फाइनेंस कमीशन ये किस किस क्राइटेरिया को लेता है। तो इसका फॉर्मूला जो बनता है वो इनकम डिस्टेंस से, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस से, पॉपुलेशन से कितना होता है 15%, एरिया से कितना होता है 15%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी कैसी है आपकी उसका 10%, एंड टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट कैसा है आपका 2.5%। तो इस तरह ये टोटल आपका दिया जाता है। नीचे आते हैं फिर गवर्नमेंटल बॉडीज़, लोकल बॉडीज़ ग्रांट, यानी कि लोकल बॉडीज़ को कितना दिया गया। लोकल बॉडीज़ की बात करें तो जैसे आपका नगर निगम हो गया या आपका डिस्ट्रिक्ट में कैसे पैसा सेपरेट होगा, उसके लिए भी ये फाइनेंशियल कमीशन जो है रिकमेंडेशन देता है। तो यहाँ पे देखिए लोकल बॉडीज़ को किस तरह से यहाँ पे दिया जाएगा। तो लोकल बॉडीज़ में द रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द रूरल लोकल बॉडीज़ एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ इज़ डिफरेंट फॉर ईच ईयर। हर साल के लिए बदला जाता है, रूरल बॉडीज़ के लिए और अर्बन बॉडीज़ के लिए। ठीक है, हर साल इसका रेशियो रहता क्या है, जो रेशियो रहता है 67 रेशियो 33 2021-22 के लिए रखा गया है। और बाय द एंड आने पर 65 इज रेशियो 65 रेशियो 35 इसको 2026 के लिए 25 to 26 के लिए रखा गया है। मतलब एंड आते आते ये रेशियो कितना बन जाना है 65 to 35। तो आपको बस एक ही पॉइंट याद रखना है कि जो लोकल बॉडीज़ हैं उसमें अर्बन और आपका रूरल इसके लिए कितना कितना डिवाइड होता है। रूरल के लिए आपका होता है 67, अर्बन के लिए आपका अर्बन के लिए आपका हो जाता है 67, रूरल के लिए 33। तो इस तरह से जो पैसा आता है आपका डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, मेन आपको ये जो रेशियो है ये आपको याद रखना है। इम्पोजिंग एंट्री लेवल कंडीशन फॉर लोकल बॉडीज़ टू रिसीव ग्रांट। तो इसमें से आपको यहाँ पे देखिए लोकल बॉडीज़ के क्या क्या ग्रांट होगा। फॉर सिटीज़ विथ मिलियन प्लस पॉपुलेशन, जिसके पास मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है, 100% ऑफ द ग्रांट ऑफ परफॉर्मेंस लिंक थ्रू द मिलियन प्लस सिटीज़ चैलेंज फंड। एक फ़ंड होता है जिसमें मिलियन प्लस सिटीज़ चैलेंज फंड दिया जाता है। 60% ऑफ द ग्रांट ऑफ द टू रूरल local bodies and for urban local bodies is non-million plus cities should be tied to deliver of the two category of the basic services। अब जैसे देखिए अगर कोई ऐसे रूरल लोकल बॉडीज़ है जिसमें मतलब नॉन मिलियन प्लस है, जिसमें 1 मिलियन लोग नहीं है, मीन्स 10 लाख से ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो उसके लिए क्या किया जाएगा। तो उसके लिए 2 बेसिक सर्विसेज है। पहला है सैनिटेशन, मेंटेनेंस ऑफ ODF स्टेटस, यानी कि रूरल लोकल बॉडीज़ इसे कंट्रोल करती हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अटेंड फॉर स्टार रेटिंग एज डेवलपमेंट YMOHO। ठीक है, एंड ड्रिंकिंग वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर रिसाइकल, ये जो मेन योजनाएं हैं ये इसमें चलाई जाएंगी। तो इन्हीं के बेसिस पे ये आपका डिवाइड हो रहा है। फिर है फिजिकल कंसोलिडेशन रोड मैप। क्या क्या रोड मैप है देखिए। रेंज फॉर फिजिकल डिफिसिट, जो फिजिकल डिफिसिट है हमारा, एंड डेप्ट पाथ टू बोथ यूनियन एंड स्टेट बजट। तो स्टेट और यूनियन दोनों पे ही फिजिकल डेफिसिट आए या डेप्ट आए, किसी एक पर इसका भार ना पड़े। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट यानी FRVM इसको बोल सकते हैं। एक्ट नीड एज मेजर रीस्ट्रक्चर, इसको रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत बताई गई है। एंड हेल्थ की बात करते हैं, तो यहाँ पे हेल्थ की बात कीजिए तो हेल्थ हमारा है द हेल्थ स्पेंडिंग द स्टेट शुड बी इंक्रीज द मोर देन 8% ऑफ देयर बजट बाई 2022। देखिए क्या रखा है,
तो जो हेल्थ है, यानी कि हेल्थ पे स्टेट्स को यानी कि सबसे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है, मोर देन 8%, यानी कि जितना बजट में आएगा उससे भी 8% ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो हमारा पैंडमिक चल रहा था, कोरोना वायरस, इसके कारण कई सारी सुविधाएं जो है बंद हो गई थी। यानी कि सिर्फ आप देखते होंगे कि कुछ हॉस्पिटल्स को सीधे ही कोरोना के लिए डिक्लेयर कर दिया गया था, और वहाँ पे जो ये इमरजेंसीज थी केवल वही ली जा रही थी, बाकी छोटी छोटी सुविधाएं बंद कर दी गई थी। तो इसके लिए बताया गया है कि 8% ज़्यादा खर्च करना होगा इनको, ठीक है। एंड डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूट इन अ पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया डेडिकेटेड नॉन लैप्शेबल फंड या मॉडर्नाइजेशन फंड फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी MFDIS के लिए पैसा दिया जाना चाहिए। डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, तो मिटिगेशन फंड शुड बी सेट अप फॉर बोथ द नेशन एंड स्टेट लेवल। तो जो मिटिगेशन है फंड जो है वो स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल दोनों ही लेवल पे आपका बनाया जाना चाहिए, ठीक है। तो कुछ स्कीम्स भी हैं। दूसरी हमारा पॉइंट होगा, यानी दूसरी हमारी न्यूज़ है, गवर्नमेंट अनाउंस लॉन्च ऑफ मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क मित्रा स्कीम, ठीक है। मित्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं, ठीक है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि मित्रा क्या है। तो इसको मैं रेज करता हूँ पहले। हाँ, तो मित्रा के ऊपर आते हैं। अंडर द स्कीम 7 टेक्सटाइल, यानी कि कितने हैं टोटल? 7। अंडर द स्कीम 7 टेक्सटाइल पार्क ओवर द वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लग एंड प्ले फैसिलिटी, यानी कि आप समझ लीजिए 7 टेक्सटाइल पार्क खोले जाएंगे। की क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि मित्रा जो स्कीम है उसके अकॉर्डिंग कितने टेक्सटाइल पार्क खोले जाएंगे? 7 टेक्सटाइल पार्क आपके बनाए जाएंगे, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, 7 टेक्सटाइल पार्क खोले जाएंगे। अब इस 7 टेक्सटाइल पार्क जो होंगे, अनलिमिटेड वाटर सप्लाई, कॉमन यूटिलिटीज़ एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब के लिए इन पे पैसा खर्च किया जाएगा। क्योंकि टेक्सटाइल के लिए जो पैसे खर्च होगा वो कहाँ कहाँ होगा, जैसे वाटर कैसा आ रहा है, वाटर सप्लाई कैसी है, कॉमन यूटिलिटी कैसी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, यानी इनके लिए कुछ लैब्स भी तैयार किए जाएंगे। और जो 7 टेक्सटाइल पार्क हैं ये खोले जाएंगे 3 सालों के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं है 1 साल के अंदर खोलने की बात की गई है, ये खोलने की बात की गई है 3 सालों के अंदर। तो अब इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, यानी 7 टेक्सटाइल पार्क कितने सालों में खुल जाएंगे? 3 सालों में खुले जाएंगे। तो इंडियाज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूटेड 13% ऑफ द इंडस्ट्री प्रोडक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 20, यानी जो फाइनेंशियल ईयर 20 हमारा था अभी निकल गया, उसने केवल 13% ही हमारे GDP में, यानी कि इंडिया की टेक्सटाइल ने इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है। इट कंट्रीब्यूटेड 2.32 GDP, सॉरी वहाँ पे 13% ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्शन में है, और GDP जो है हमारी पास 2.3% है, ठीक है। टोटल GDP कितनी खर्च किया इसने? 2.3%, यानी GDP का जो केवल 2.3 हिस्सा जो है वो किससे आया है? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से, ठीक है। और इसने एम्प्लॉय किया है मोर देन 55 मिलियन पीपल इन फाइनेंशियल ईयर 2020। अभी आप माने या ना माने, लेकिन आपको सरकार के आंकड़ों के अकॉर्डिंग ही जाना पड़ेगा, आपके क्वेश्चंस भी वहीं से बनेंगे, ठीक है। तो इसने 45 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2020 में जॉब दी हैं, ठीक है। सेक्टर कंट्रीब्यूटेड 12% टू द इंडिया एक्सपोर्ट अर्निंग इन फाइनेंशियल 20। तो फाइनेंशियल ईयर जो 20 था उसमें एक्सपोर्ट कितना किया है? 12%। केवल टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने कितना किया है? 12%, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से याद कर लीजिए।
तो यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस हैं, 100% FDI इन द सेक्टर अंडर द ऑटोमेटिक रोटेट, ये आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, मेनली आपका जो पूछा जाना है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गवर्नमेंट टू सेट अप द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन DFI टू प्रमोट इंफ्रा फाइनेंसिंग। तो इसमें सिर्फ आपका पूछा जाएगा बजट 2021 में इसमें कितना पैसा खर्च करने के लिए बोला गया। तो लगभग 20,000 करोड़ जो है DFI से इसमें आपका पैसा खर्च किया जाएगा, ठीक है। मेनली क्वेश्चन से आपके यहीं से आएगा। और जो DFI है ये एक्सपेक्टेड किया गया है टू हैव लैंडिंग पोर्टफोलियो 5 लाख करोड़ इन 3 ईयर्स, यानी कि 5 लाख करोड़ रुपए जो है लगभग प्राप्त होगा 3 करोड़ के अंदर, मतलब 3 सालों के अंदर 5 लाख करोड़ रुपया मिलेगा। और इसमें आपको कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे तो PDF आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं अच्छे से। फिर एक स्कीम है आपकी NHEM, यानी कि इसे बोलते हैं नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। तो नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन ये क्या है? तो जो नेशनल एनर्जी हाइड्रो मिशन है ये बजट 2021-22 में आपका बताया गया है। तो ये क्या है? ये आपकी एक हाइड्रोजन पावर है जो ग्रीन पावर रिसोर्सेज से, यानी कि लाइट जनरेट की जाएगी। यहाँ पे इसका आप देख सकते हैं बेनिफिट ऑफ यूजिंग हाइड्रोजन। कैसे? हाइड्रोजन को अगर हम एज ए फ्यूल यूज़ करेंगे तो क्या क्या मिलेगा? एनर्जी सिक्योरिटी, रिड्यूस इम्पोर्टर्स, यानी जो इम्पोर्ट्स हम लेते हैं जैसे तेल, कच्चा तेल मंगाते हैं, उसकी भी कमी आएगी। एड्रेस क्लाइमेट चेंज, यानी कि क्लाइमेट चेंज के लिए से भी हम लड़ पाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन एक बायोफ्यूल है। तो बायोफ्यूल जो होते हैं धुएँ कम, मतलब स्मोक या धुआं कम करते हैं, तो ये आपका क्लाइमेट चेंज के लिए भी अच्छा है। डेर्कोवोनिशेशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, सभी सेक्टर्स में मोस्टली यूज़ भी किया जा सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ रीन्यूअल, यानी कि रीन्यूअल भी यूज़ है। तो इस तरह से ये कई सारे फ़ायदे देगा। इसके लिए आप इसे 5 नाम याद कर सकते हैं। इस पे UPSC, UPPSC या स्टेट लेवल कई सारे डिफरेंट घुमा के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। NHEM will be launched to generate hydrogen from green power resources। और नेक्स्ट आते हैं आगे, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो हाल ही में न्यूज़ में रहे हैं, जैसे नेशन ए विधान। नेशन ए विधान यहाँ पे जो हाल ही में न्यूज़ में रहा है उसके रिकॉर्डिंग यहाँ पे देख लीजिए। तो इसे नेवा नाम दिया गया था, नेवा प्रोजेक्ट। आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है व्हाट इज़ द नेवा प्रोजेक्ट। तो नेवा प्रोजेक्ट जो है नेशन ए विधान एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन प्रोजेक्ट है। इसमें क्या हुआ, ये पेपरलेस असेंबली और असेंबली क्रिएट करेगा। इज़ अ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू फैसिलिटेट द वर्क ऑफ असेंबली। जितना भी वर्क हो रहा है असेंबली के थ्रू उसको पेपरलेस बनाने के लिए नेवा बनाया गया है, ठीक है। नेशन ए विधान, विधान परिषद जितनी भी होती हैं उनके लिए यहाँ पे जो बनाया गया है वो बनाया गया है आपका नेवा एप्लीकेशन या नेवा के थ्रू, ठीक है। ई विधान इज़ द रीडिज़ाइंड एज नेवा एंड मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स इन नोडल मिनिस्टर, ठीक है। ई विधान इज़ अ मिशन मोड प्रोजेक्ट इंक्लूडेड द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, और ये किसके तहत लाया गया है? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत। और इसकी शुरुआत की बात करें तो ये कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट किया जा चुका है, तो हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ 2 जगह पे इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड किया जा चुका है। तो आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहाँ कहाँ अभी इम्प्लीमेंट हुआ है, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। फिर है स्टारडस्ट, क्वेश्चन आपका यहाँ से आ सकता है कि स्टारडस्ट आपकी क्या है। तो स्टारडस्ट आपका क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो इट इज़ ए लॉन्च व्हीकल, ये एक लॉन्च व्हीकल है सूटेड फॉर लॉन्च स्मॉल सैटेलाइट्स। इससे स्मॉल सैटेलाइट्स भेजा जा सकता है। तो इसको US बेस्ड स्टार्टअप ने भेजा है और ये कंपनी है ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस। अभी स्टारडस्ट इतना फेमस क्यों है? इसलिए ये फेमस है बिकॉज ये एक ऐसे समझ लीजिए बायोफ्यूल पे चलने वाला एक बायो रॉकेट मान सकते हैं आप इस पे, क्योंकि इससे निकलने वाला धुआं इन्वायरमेंट को ना तो हार्म करेगा ना ही कोई नुकसान पहुंचाएगा। तो ये पहला ऐसा कॉमर्शियल स्पेस लॉन्च है जो बायोफ्यूल पर चलेगा,
ठीक है, जिससे नॉन टॉक्सिस मतलब कोई इन्वायरमेंट को हानि नहीं होने वाली है, तो इसलिए इसको सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी दी जा रही है। और इसकी लोड जो है, पे लोड आई थिंक 8 किलोग्राम अभी रखी गई है, तो ये 8 किलो तक का जो पे लोड है ये ले जा सकता है। फिर है आपका पत्रचित्रा पेंटिंग। पत्रचित्रा पेंटिंग, तो पेंटिंग के बारे में कई बार क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो पत्रचित्रा पेंटिंग ऑरिजिनेटेड एज अर्ली एज 12th सेंचुरी में हुई थी। इस स्टाइल की जो पेंटिंग है सबसे ओल्डेस्ट पेंटिंग है और ये पाई जाती हैं कहाँ पे, उड़ीसा में। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि इस टाइप की जो क्वेश्चन आपकी पेंटिंग है ये कहाँ पाई जाती हैं या इनका प्रचलन कहाँ है। ठीक है, ये पिक्चर्स होती हैं पेंटेड ऑन पीस ऑफ क्लोथ, कपड़े पे बनाई जाती हैं। मेन फेस्टेड बाई रिच कलर एप्लीकेशंस, कलरफुल होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के थीम्स, सिंपल थीम्स होती हैं या लॉजिकल या मिथोलॉजिकल इनक्रिप्शंस हो सकती हैं। दिस फॉर्म ऑफ आर्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू द कल्ट ऑफ श्री जगन्नाथ एंड द टेम्पल ट्रेडिशन इन पुरी। तो उड़ीसा में जो पुरी टेम्पल है उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के इस पे स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं, टैटूज बनाए जाते हैं या डिज़ाइन बनाई जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है, मेन क्वेश्चन आपका यही बनेगा कि ये कहाँ है, यानी कि पत्रचित्रा जो पेंटिंग है कहाँ की है या और इसमें किस टेम्पल्स की खासियत देखने को मिलती है। तो इसमें मिलती है आपकी जगन्नाथ जो टेम्पल है, श्री जगन्नाथ टेम्पल, उसकी खासियत या ट्रेडिशन देखने को मिलता है। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, जितनी भी हो सकी मैंने आपको कवर कराई है। नेक्स्ट डे पे आपको और करंट अफेयर मिल जाएगी, हो सकता है उससे पहले ही मिल जाए, क्योंकि जैसे जैसे करंट अफेयर बनती रहेगी आपको प्रोवाइड होती रहेगी। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, लाइक करके शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू गाइस।